सो लास्ट टाइम जब मैंने बिगेस्ट सॉफ्टवेयर फेलियर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स को छोड़ दिया था और ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको एक बार जाके चेक जरूर करिएगा। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है बिगेस्ट सॉफ्टवेयर फेलियर्स एवर पार्ट 2। सो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गेम का, जो कि आया था 1982 में। वीडियो गेम के अर्ली डेज में उनको डेवलप करने का कॉस्ट काफी ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि एक फर्स्ट वो कार्ट्रिज के फॉर्म्स में आया करती थी और दूसरा बड़ी कंपनीज जैसे कि अटारी चीप फ्लॉपी ड्राइव्स को यूज न करते हुए खुद के कार्ट्रिजेस और उनकी केसिंग बनाती थी, वो भी हर एक सिंगल गेम के लिए। तो जब कंपनी ने 5 मिलियन गेम कॉपीज बनाई जो कि बेस्ड थी स्टीवन स्पीलबर्ग की मैसिव हिट मूवी ईटी के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कि उसका कॉस्ट कितना ज्यादा हुआ होगा। इस पूरे गेम को डेवलप करने के लिए 5 वीक्स का टाइम डेवलपर्स को दिया हुआ था, लेकिन हावर्ड स्कॉट वॉशो जो कि इस गेम के डेवलपर थे, उन्होंने इस गेम को 4 वीक्स के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। बात करें अगर ईटी के गेम प्ले की, तो इसको 6 एनवायरमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था, जो कि फिल्म की तरह ही डिफरेंट सेटिंग्स को रिप्रेजेंट करती थी, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको 3 इंटरप्लैनेटरी टेलीफोन्स के पीसेस को कलेक्ट करना है। वैसे एग्जैक्ट डिटेल्स तो कहीं अवेलेबल नहीं है कि इसको डेवलप करने का कॉस्ट एक्चुअल में हुआ कितना था, लेकिन फिर बाद में ये रिपोर्ट किया गया कि अटारी ने इस गेम के ऊपर 20 to 25 मिलियन डॉलर्स इसके राइट्स के लिए पे किए थे, जो कि उस टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा हाई फिगर था किसी गेम की लाइसेंसिंग के लिए। वेल इन 5 मिलियन कॉपीज में से इसकी आधी से भी कम कॉपीज सेल हो पाई थी, जिसने 1983 में वीडियो गेम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश किया था और जिससे रिकवर होने में गेमिंग इंडस्ट्री को सालों लग गए। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स एंटरटेनमेंट स्टूडियोज ने एक रूमर का पता लगाया कि 1983 में अटारी ने 14 ट्रक्स भरकर अनसोल्ड कार्ट्रिजेस और बाकी के इक्विपमेंट्स को न्यू मैक्सिको में कहीं डंप कर दिया है। फॉर्मर अटारी मैनेजर जेम्स हॉलर, जो कि इस डंप के इंचार्ज थे, उन्होंने एडमिट किया था कि अटारी के अलावा 7,28,000 कार्ट्रिजेस को भी वहां पर बरी किया हुआ है। इस पर अटारी गेम ओवर के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, जिसमें सारे इंसिडेंट को कवर किया हुआ है, जिसमें बताया है कि उसमें से सिर्फ 10% ही कार्ट्रिजेस अब तक रिकवर हो पाएंगे और जिसमें से सिर्फ 1300 ईटी के कार्ट्रिजेस थे। इसके बाद आता है गूगल प्लस। 2010 के स्टार्टिंग में बहुत सारे टेक जायंट्स ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया था, जिसमें से एक गूगल भी था। और इसके पहले भी गूगल काफी सारे वेंचर्स को शुरू कर चुका है, जिसमें से हर एक पिछले के कंपैरिजन में कम पॉपुलर था। लेकिन गूगल का इस बार ये अटेम्प्ट था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज करने का, जहां पर गूगल के बाकी सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ लिंक किया गया था, जैसे जी ड्राइव, ब्लॉगर, यूट्यूब। गूगल प्लस को लॉन्च किया गया था 2011 में, वो भी कुछ ऐसे फीचर्स के साथ जो कि फेसबुक को बुरी तरह से चैलेंज दे सकता था। लेकिन इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, इसको किसी ने यूज ही नहीं किया, जहां पर यूजर की पब्लिक प्रोफाइल विजिबल होती थी, जिसमें बेसिक सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज भी थी, जैसे कि प्रोफाइल फोटो, अबाउट सेक्शन, वर्क, कूल, हिस्ट्री, इंटरेस्ट, स्टेटस अपडेट एक्सेट्रा। उसके अलावा था इसमें एक सर्कल, जो कि गूगल प्लस का एक कोर फीचर था, जहां पर यूजर ऑर्गेनाइज कर सकते थे ग्रुप्स को और लिस्ट को, ताकि वो अपनी गूगल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शेयर कर सकें। उसके अलावा था इसमें स्ट्रीम, आइडेंटिटी सर्विस, प्राइवेसी, +1 बटन, गूगल प्लस पेजेस, कम्युनिटी, इवेंट्स, डिस्कवर, गूगल लोकल, फोटोग्राफ्स, कलेक्शंस एक्सेट्रा। क्योंकि देखा जाए तो गूगल प्लस का जो पर्पस था वो अनक्लियर था और गूगल ने यूजर रिक्वायरमेंट्स को मिसअंडरस्टूड किया था, जिसका रिजल्ट निकला बहुत ही लो यूजर बेस और पुअर नंबर्स। अनफॉर्चुनेटली गूगल प्लस को कभी उतना ज्यादा इंप्रूव ही नहीं किया गया जिससे वो हिट हो सके। फिर फाइनली गूगल ने अप्रैल 2019 में साइट को ही शट डाउन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइकटाना। डूम, क्वैक, वुल्फेनस्टाइन 3D एक ह्यूज वीडियो गेम हिट्स थे और इन सब में एक चीज कॉमन थी और वो थे इनके डिजाइनर जॉन रोमेरो। तो जब 1996 में जॉन रोमेरो ने आईडी कंपनी को छोड़ा और आयोन स्टॉर्म को को-फाउंड किया, तो लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई। डाइकटाना जो कि था एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, जो था एक स्वॉर्ड मास्टर के बारे में, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में ट्रैवल करता है और जो ऑब्टेन करना चाहता है एक पावरफुल स्वॉर्ड को, डाइकटाना। और वेल इससे उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि ये कंपनी का फर्स्ट और एक ह्यूज सक्सेसफुल गेम होने वाला है, लेकिन इसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। सबसे पहले तो इसके डेवलपमेंट के शुरू होते ही 6 मंथ्स के अंदर ही इसके इंजन को चेंज कर दिया गया था, रिलीज डेट्स में डिले होने लगे और फिर इसी के चलते कई सारे स्टाफ मेंबर्स भी छोड़कर जाने लगे और जो बची कुची कसर थी वो इसकी मार्केटिंग और कंट्रोवर्शियल एड्स ने पूरी कर दी। फिर 1999 में इस गेम के डेमो को E3 में दिखाया गया और ये डेमो इतना ज्यादा लो FPS पे था कि इसने गेम की जो पब्लिक इमेज थी वही खराब कर दी। वेल इसको डेवलप करने के लिए फंड्स की जरूरत थी, तो आयन सॉफ्टवेयर ने अपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एडियोस इंटरैक्टिव्स को भेज दिया और फाइनली जब 2000 में डाइकटाना रिलीज हुआ तो ये ऑलरेडी 3 साल डिले हो चुका था। इसके ग्राफिक्स आउटडेटेड हो चुके थे और काफी सारे अनोइंग गेम प्ले फीचर्स भी थे। अपने फर्स्ट मंथ में इसने हार्डली 10,000 कॉपीज को सेल किया। फिर उसके बाद रोमेरो ने भी उसी साल इस कंपनी को छोड़ दिया और आयन स्टॉर्म भी 2005 में शट डाउन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है आईट्यून्स पिंग।
iTunes Ping या फिर Ping एक सॉफ्टवेयर बेस्ड म्यूजिक ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग और रिकमेंडेशन सिस्टम सर्विस थी जिसे एप्पल ने डेवलप किया था, जिसे अनाउंस और लॉन्च किया गया था सितंबर 1, 2010 में। इसे लॉन्च किया गया था 23 कंट्रीज में विद 1 मिलियन यूजर बेस के साथ। वैसे ये एक म्यूजिक सोशल नेटवर्किंग साइट थी जहां पर आपकी मैच मेकिंग हो सकती है उन लोगों के साथ जिनका म्यूजिक टेस्ट आपसे सिमिलर है। बस एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें आप सिर्फ 3 ही जॉनर्स को चूज कर सकते थे। मैटर तो और बिगड़े जब इसके लॉन्च के नेक्स्ट डे ही पिंक पर ढेर सारे स्पैम फेक अकाउंट्स अवेलेबल होने लग गए थे। फेक अकाउंट्स वो भी आर्टिस्ट लोगों के जो कि अपने म्यूजिक को वहां पर प्रमोट कर रहे थे। वेल इसके बाद एप्पल ने 2012 में पिंक को ही शट डाउन कर दिया। इसके बाद आता है कूपलैंड। एप्पल ने मैकिंटॉश मशीन्स के लिए कूपलैंड ओएस को डेवलप किया था 94 से 96 के बीच में, लेकिन इसको कभी रिलीज नहीं किया। इसको डेवलप किया गया था एप्पल के पुराने सिस्टम 7 ओएस को रिप्लेस करने के लिए, जो कि होने वाला था स्टेबल और मल्टीटास्किंग सपोर्टेड। सो 94 में सिस्टम 8 पर वर्क शुरू कर दिया गया था। इसे कोड नेम दिया गया था कूपलैंड। कूपलैंड में प्रोटेक्टेड मेमोरी, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग और कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स को ऐड किया गया था, लेकिन बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑनगोइंग न्यू फीचर एडिशन के चलते कूपलैंड बस एक कलेक्शन ऑफ फीचर्स बनकर रह गया था। फिर अगस्त 1996 में अनाउंस किया गया कि कूपलैंड को कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को बाय किया एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और टेम्परेरी टाइम के लिए नेक्स्ट स्टेप को मैक के लिए पोर्ट किया गया। उसके बाद एप्पल ने लेगेसी ओरिएंटेड मैक ओएस 8 को 97 में रिलीज किया और उसके बाद आया 99 में मैक ओएस 9। फिर 2001 में आया नेक्स्ट जेन मैक ओएस 10 और इसमें जितने भी कॉस्मेटिक इन्फ्लुएंसेस थे वो सारे के सारे आए थे कूपलैंड से। इसके बाद आता है लोटस जैज। 1980 में लोटस 123 एक प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट था। इवन ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम ही IBM PCs के सेलिंग का एक ह्यूज पॉइंट हुआ करता था, जिसमें यूजर डेटा को एक काफी इफेक्टिव वे में कलेक्ट कंपेयर कर सकते थे और इसी से ये लोटस को एक ह्यूज सक्सेस भी मिली। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन उस टाइम पर लोटस माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा कमा रहा था और तभी लोटस ने सोचा क्यों ना इस सक्सेस को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाए मैकिंटॉश मशीन्स के लिए। और फिर इसी फॉलोअप के साथ उन्होंने कोशिश की और इसी के साथ उनको कंप्यूटर हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल झेलना पड़ा। लोटस जैज, जिसकी टैगलाइन थी द सॉफ्टवेयर मैकिंटॉश वाज इन्वेंटेड फॉर। जैज एक प्रोडक्टिविटी सूट था मैक के लिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस प्रोग्राम था। इसे रिलीज किया गया था 1985 में और जिसकी प्राइस रखी गई थी $595 और जो 4 फ्लॉपी ड्राइव्स के साथ आता था। मींस प्रोग्राम के रन होते ही आपको उसमें बार बार फ्लॉपीज को स्विच करते रहना पड़ेगा और जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पूरी तरह से बॉम्ब हुआ। फिर 1988 में लोटस ऑलमोस्ट मॉडर्न जैज को रिलीज करने वाला था, बट इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। लोटस ने 20,000 कॉपीज सेल की थी जैज के ओरिजिनल वर्जन की और वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल की 2 लाख कॉपीज को सोल्ड किया था। एंड फाइनली आता है इसके बाद फेसबुक होम। फेसबुक होम एक यूजर इंटरफेस लेयर थी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया था कि एंड्रॉइड की होम स्क्रीन को रिप्लेस करके यूजर्स को अलाउ करता था डायरेक्टली फेसबुक के पोस्ट को और अदर कंटेंट्स को देखने के लिए। इसमें एक लॉक स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी था जहां पर फेसबुक एंड अदर ऐप्स के नोटिफिकेशन आप इजीली देख सकते थे और एक ओवरले थी जहां पर आप फेसबुक मैसेजेस और SMS से मैसेज पे चैट कर सकते हैं। फेसबुक होम को अनवील किया गया था 4 अप्रैल 2013 में और फिर इसको रिलीज कर दिया गया था अप्रैल 12 को HTC और सैमसंग जैसे कुछ लिमिटेड डिवाइसेस के लिए, जिसमें सबसे पहले इंक्लूडेड था HTC फर्स्ट, एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो कि इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रीलोडेड आता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके रिलीज के कुछ घंटों बाद ही प्ले स्टोर पर इसको 2.3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स दी गई। वेल HTC फर्स्ट तो चला नहीं और बुरी तरह से बॉम्ब भी हो गया और फेसबुक होम की अवेलेबिलिटी को भी कभी एक्सपैंड नहीं किया गया। सो वेल ये था हिस्ट्री के बिगेस्ट सॉफ्टवेयर फेलियर्स का पार्ट 2। आपके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में सबसे बड़ा फेलियर किसका था, आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और आपको लगता है कि मैंने कुछ और सॉफ्टवेयर को मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मे भी हो सकता है इसका एक पार्ट 3 भी आ जाए। उसके अलावा सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।